हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड है व्हाट इज स्मार्ट हार्डवर्क पर। क्लियर है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मैं किनके लिए वीडियो बना रहा हूं, ये जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्मार्ट हार्डवर्क, ये मैं उन सभी बच्चों के लिए बनाया हूं जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 में पढ़ते हैं और किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल एग्जामिनेशंस की बात हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात हो। तो ये सभी बच्चों के लिए एक डेडिकेशन है मेरे तरफ से। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूं। मैंने अपना एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया है एनआईटी रायपुर से, और मेरा जो बैच है वो 2011 है और मैं बच्चों को टीच करता हूँ क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के। मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मैं सभी बोर्ड्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ, सीजी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड, और टीचिंग मेरा पैशन है। अप्रैल 2004 से मैं बच्चों को टीच कर रहा हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब सेकेंड है कि ये लेक्चर मैं क्यों बनाया, क्या रीजन था इसको लेक्चर को बनाने का। मैं पिछले 10 सालों से मान के चलिए आप, बहुत सारे बच्चों को मैंने काउंसलिंग की है, बहुत सारे पेरेंट्स से मैं मिला हूँ, उनसे बात करता हूँ। तो बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों का कहना था कि सर हम लोग मेहनत तो करते हैं, मतलब बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द हार्डवर्क उतना नहीं आ पाता। मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो कुछ पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स बोले कि सर आप इस पर एक वीडियो बनाइए ताकि बहुत सारे बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ गाइडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाया। क्लियर हो गया? अब एक चीज याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवर्क। हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना है। क्लियर है? एवरी डे करना है, इंक्लूडिंग संडे भी करना है। क्लियर हुआ? और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपने बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। तो आपको उन दोनों से क्या क्वालिटी सीखनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको खरगोश से ना क्या सीखना है, स्पीड सीखना है कि हमको अपने लाइफ में, मतलब अपनी जो एजुकेशनल लाइफ है उसमें हम कैसे स्पीड के साथ हार्डवर्क करें। और दूसरा जो कछुआ होता है, तो कछुए से हम क्या सीख सकते हैं, कंसिस्टेंसी सीख सकते हैं। मींस हमें डेली बेसिस पर हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी हम अपने ड्रीम्स को, हमारा जो मेन मकसद है कि हम कौन से एग्जाम फाइट करना चाहते हैं उसको हम फाइट कर सकते हैं, वो एग्जाम में हमारा सिलेक्शन हो सकता है। क्लियर है? तो चलिए, मैंने इस लेक्चर को टोटल 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम सिलेबस के बारे में बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा, बुक्स और स्टडी मटेरियल के बारे में बताऊंगा, हाउ टू स्टडी के बारे में बताऊंगा, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, हाउ टू मेक नोट्स, होमवर्क कैसे की जाती है, टेस्ट कैसे दिलाना है, एनालिसिस कैसे करते हैं, रिवीजन कैसे की जाती है, और लास्ट है हमारा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होती है। इन 10 पॉइंट्स पर मैंने पूरा ये वीडियो बनाया है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं आपको समझाना। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा स्मार्ट हार्डवर्क का पहला जो पॉइंट है वो है एग्जाम सिलेबस। देखिए, हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ना उनका सिलेबस ही मालूम नहीं रहता है, ऐसी तैयारी करते हैं बस। तो ये तो ड्रॉबैक हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे कोई भी एग्जाम दिलाते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में हो 6 से लेकर के 12 तक, और आप कोई भी एग्जाम दिलाना चाहते हैं, चाहे आपका स्कूल एग्जाम हो, चाहे आप ओलंपियाड का एग्जाम दिलाना चाहते हो जिसमें कि मैथ्स ओलंपियाड आता है, साइंस ओलंपियाड आता है, और साइबर ओलंपियाड आता है, इंग्लिश ओलंपियाड आता है,
और अगर आप एनटीएससी की तैयारी करते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस की, अगर आप केवीपीआई की तैयारी करते हैं, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की तैयारी करते हैं, या फिर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम का सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए, मींस आपके पास उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका हार्ड कॉपी आपके स्टडी रूम में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। पूरा डेली उसको देखना है आपको कि एग्जाम सिलेबस क्या है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो मैंने देखा है अगर बहुत सारे बच्चों को ना एग्जाम सिलेबस के बारे में पता रहता है, उसके बावजूद भी गलती क्या करते हैं वो लोग, आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ते हैं। देखो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर पीएचडी करने नहीं आए हैं, आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में रिक्वायर होती है। अगर आप आईआईटी की तैयारी करते हैं तो आईआईटी में जो सिलेबस होता है, मतलब उसका जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, बस उसी टॉपिक्स को आप पढ़िए, उसके बियॉन्ड मत जाइए। क्लियर है? वो आपका टाइम वेस्ट है कंप्लीटली। आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको ऐसा पढ़ाई करना है जिससे कि आप आईआईटी के जो द्वार होता है, आईआईटी का जो मतलब क्या बोलते हैं रूम है, मतलब आईआईटी का जो फील्ड है वहां पर आपको पहुंचना है। क्लियर है? वहां उसके दरवाजे तक आपको पहुंच जाना है। बाकी लाइफ पड़ी है आपके पास बहुत सारा। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप आईआईटी में जब पहुंच जाएंगे, या किसी भी एनआईटी में पहुंच जाएंगे, या फिर आप डॉक्टर बन जाएंगे, नीट की तैयारी करते करते जब आप किसी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तब आप आराम से पढ़ना वहां पर कॉलेज लाइफ में जो जो आपको छूट गया है। तो मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने पास हार्ड कॉपी होना चाहिए एग्जाम सिलेबस का। क्लियर हो गया पहला? उसके बाद सेकेंड, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। देखिए हर एग्जाम का अलग अलग क्वालिटीज होती है। अगर मैं आईआईटी की बात करूं, आईआईटी एडवांस की बात करूं, तो उसका सिलेबस, उसका पढ़ने का तरीका, उसकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। आईआईटी जेईई की मैं बात करूं तो उसका पढ़ने का तरीका, उसकी एनालिसिस अलग होती है। मैं नीट की बात करूं तो उसका सिलेबस, मतलब उसका एग्जाम पैटर्न अलग होता है कि कोई 3 घंटे का होता है, कोई 1.5 घंटे का होता है, कोई 2 घंटे का होता है। मतलब ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं, वैसे इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी एग्जाम में आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो पहले उसके एग्जाम पैटर्न को आपको समझना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम पैटर्न को नहीं समझते और ऐसे एग्जाम दिलाने पहुंच जाते हैं जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। सो एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम सब्जेक्टिव आते हैं कि ऑब्जेक्टिव आते हैं कि ट्रू फॉल्स वाले आते हैं, मैच द कॉलम वाले आते हैं कि असर्शन रीजन बेस्ड आते हैं। क्लियर है? कि एक क्वेश्चन है उसके मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शंस आते हैं, किस टाइप का है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये सब नहीं पता रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सो एग्जाम पैटर्न कितने घंटे का है, कैसे आपको उसको सोचना है, तो एग्जाम पैटर्न जो है ना आपको समझना जरूरी है किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए। क्लियर हो गया? अब एग्जाम सिलेबस आपको पता चल गया, एग्जाम पैटर्न मालूम चल गया। अब आपको उसके बाद आता है बुक्स कौन कौन सा पढ़ना है और स्टडी मटेरियल कैसे कैसे होनी चाहिए। देखिए आज मैं ये मानता हूं, आज हम जो जिस सदी में हम जी रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते होंगे। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने जहां भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं वहां पर जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स, उनको आप पूछिए कि हम बुक्स कौन सा प्रीफर करें, और वहां पर अगर स्टडी मटेरियल मिलती है, अगर वहां पर स्टडी मटेरियल मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप डिमांड करना चाहिए आपको कि हमको स्टडी मटेरियल दीजिए। जैसे कि हमारे क्लासेस में मैं कैसे करता हूं कि जो भी बोर्ड वाइज हम पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं कि जैसे अगर आपको सीबीएसई का पढ़ना है तो हम एनसीईआरटी बुक्स को पहले फॉलो करते हैं। हमारा पहले प्रायोरिटी एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी बुक्स को हम फॉलो करवाते हैं और मेरे द्वारा खुद लिखा गया नोट्स होता है।
तो मैं खुद नोट्स बना करके मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूं। तो ये स्टडी मटेरियल ये हो गया, बुक्स ये हो गए, क्लियर है। सो आपको क्या करना है कि आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहां के जो भी टीचर्स हैं उनको आप डिमांड कीजिए कि सर हमको बुक्स किससे पढ़ना है। और क्योंकि देखिए मार्केट में ना एक एग्जाम पर बेस्ड बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, क्लियर है। सो आपको बहुत सारे बुक्स को फॉलो नहीं करना है। डू नॉट गो विद द मल्टीपल बुक्स, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है। आजकल क्या करते हैं बच्चे जो है ना, ये बुक भी सॉल्व कर लिए, ये बुक भी सॉल्व कर ली, वो बुक भी सॉल्व कर लिए, तो ऐसे में आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे अच्छा ये है कि आप जो है ना किसी पर्टिकुलर बुक को फॉलो करो और स्टडी मटेरियल को फॉलो करो। तो ये जो बुक्स और स्टडी मटेरियल है आपको कैसे करना है, या तो फिर आप क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज आप मुझे सेंड आउट कर दीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। कौन सा बुक्स और कौन से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं हम लोग, क्लियर है। अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले प्रोवाइड नहीं कर पाते तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आपके लिए बुक्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। समझ में आ गया। अब आती है, हमको बुक्स मिल गई, स्टडी मटेरियल हमारे पास आ गया। अब आता है कि हमको पढ़ना कैसे चाहिए, कैसे पढ़ाई की जाती है, हाउ टू स्टडी। तो देखिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके घर में एक सेपरेट कमरा होना चाहिए आपका स्टडी रूम के लिए। अगर आपके घर में स्टडी रूम नहीं है तो आप अपने घर वालों से डिमांड कीजिए, उनको बोलिए मम्मी पापा को कि हमारे लिए एक सेपरेट स्टडी रूम बना दें, क्लियर है। क्योंकि पढ़ने के लिए ना एक शांत वातावरण का होना बहुत जरूरी है। जितना इन्वायरमेंट पीसफुल रहेगा उतना आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपका माइंड जो है ना उस तरीके से सोच पाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है कि अपने मम्मी पापा को बोलना है कि हमारे लिए एक स्टडी रूम क्या करें, प्रोवाइड करें, क्लियर है। उसके बाद एक स्टडी रूम आपको मिल गया, वहां पर सफिशिएंट क्या होनी चाहिए। अगर आप एसी में पढ़ सकते हैं या एसी के बिना पढ़ सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, क्लियर है। क्यों ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर मिलता है तो जरूरी नहीं कि वहां पर एसी हो, वहां पर हो सकता है पंखा हो, और जान तो रहे हैं पंखा की हालत भी कैसे होगा, ऐसा ऐसा हिल रहा है पूरा इस तरीके से ऐसा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपकी स्टडी रूम में एसी नहीं है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक पंखा होना चाहिए और सफिशिएंट अमाउंट में लाइट आनी चाहिए, जिससे कि आपको आंखों को स्ट्रेन ना हो, मतलब जो रोशनी है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगर एसी है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप तभी आप एसी यूज करें जब आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है। क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में आपके घर जैसा माहौल नहीं रहेगा, तो इसीलिए आपको क्या है कि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा, क्लियर है। अगर आप एसी की आदत हो जाएंगे और वहां पर एसी नहीं रहेगा तो आप तो वहां पर एग्जाम हॉल में बैठ ही नहीं पाएंगे, आपका मन तो क्या है कि उधर भगेगा, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और आपका एग्जाम में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो उम्मीद करता हूं कि आप क्या करेंगे, बिना एसी के पढ़ने की कोशिश करिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी आप एसी चालू करके जो है स्टडी करिए, क्लियर है। अब दूसरी बात क्या करना है, आपका जो स्टडी रूम है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सफाई डेली आपको करना है और हमेशा टेबल चेयर में बैठ करके आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि आप बिस्तर में लेटे लेटे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही गलत आदत है, नींद आएगी और आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आप स्टडी रूम में टेबल चेयर में बैठ करके ही आपको पढ़ाई करना है, समझ में आ गया। अब देखिए आपके पास बुक्स आ गई, स्टडी टेबल हो गया आपके पास, पंखे हो गए आपके घर में, स्टडी रूम में लाइट आ गई। अब आपको क्या करना है, जैसे कोई बुक्स आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले ना आप क्या करना है, आप जो है ना जैसे एनसीईआरटी की किताब होती है सपोज फॉर एग्जांपल, तो सीरियल वाइज पढ़ना है आपको। कैसे, मतलब बहुत सारे बच्चे जैसे ऐसा होते हैं जैसे कि सपोज कोई बुक में सपोज 10 चैप्टर है, क्लियर है, तो क्या करते हैं बच्चे 5th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, कोई बच्चा 2nd चैप्टर से स्टार्ट करेगा, कोई बच्चा क्या करता है
फोर्थ चैप्टर से स्टार्ट करेगा, ये सब गलत तरीका है, ऐसा नहीं पढ़ा जाता। कैसे पढ़ना है आपको, हमेशा चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, क्लियर है। देखिए कोई भी बुक की जो कमेटी बनी है ना, उसमें जो भी कमेटी मेंबर्स है ना, उन्होंने सोच समझ करके बुक को डिजाइन किया होगा ना। जो भी बुक्स आती है मार्केट में कि भाई इसी को पहला चैप्टर में ही क्यों दिया गया है, अगर चाहते तो वो 10 चैप्टर में कर देते, उस चैप्टर का जो नाम है वो 10 चैप्टर में हो जाता, क्लियर है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो बुक डिजाइन है ना, चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है आपको सबसे पहले, क्लियर है। चैप्टर 1 आप क्लियर करिए, चैप्टर 1 समझ में आया, फिर चैप्टर 2 में जाइए, फिर चैप्टर 3 में जाइए, फिर चैप्टर 4 में जाइए, फिर चैप्टर 5 में जाइए, फिर चैप्टर 6 में जाइए। क्योंकि क्या होता है ना, सभी आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं। अगर आपको चैप्टर 6 पढ़ना है तो उसके लिए आपको चैप्टर 5 का नॉलेज होना जरूरी है, चैप्टर 4 का नॉलेज होना जरूरी है, चैप्टर 3 का नॉलेज होना जरूरी है, चैप्टर 2 का नॉलेज होना जरूरी है, चैप्टर 1 का नॉलेज होना जरूरी है, क्लियर हुआ। तो क्या करना है, मैंने क्या बोला कि आप कोई भी बुक्स जो प्रिफर करते हैं आप लाइन वाइज पढ़ाई करेंगे। मतलब चैप्टर 1 पहले कंप्लीट करना है, फिर चैप्टर 2 कंप्लीट करना है, फिर चैप्टर 3 कंप्लीट करना है, फिर चैप्टर 4 कंप्लीट करना है, फिर चैप्टर 5 कंप्लीट करना है। इस तरीके से पूरा सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ाई करना है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी बुक को आपको 5 टाइम्स पढ़ना है। 5 टाइम्स पढ़ना मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 5 टाइम्स। ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर को पहले पढ़े फिर दोबारा पढ़े फिर दोबारा पढ़े, ऐसा नहीं। मतलब अगर सपोज एक बुक में 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर पढ़ने के बाद वो एक राउंड हुआ, फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, फिर फोर्थ राउंड, फिर फिफ्थ राउंड। मींस आपको क्या करना है, 5 टाइम्स पढ़ने बोला हूं। तो वो कैसे 5 टाइम्स पढ़ा जाता है, सबसे पहले आपको यूज करना है पेंसिल का। पहले आप क्या करेंगे, पेंसिल होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की, और लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपको, ऐसा अंडरलाइन करते हुए, ऐसा पूरा। मतलब पहले तो आपको क्या करना है, रीडिंग हैबिट डेवलप होना चाहिए। मैं देखता हूं आजकल के बच्चे जो है ना सही ढंग से पढ़ नहीं पाते, स्किप करते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उनमें रीडिंग हैबिट नहीं है। तो आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, पहले आप पेंसिल लेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप बुक को पढ़ेंगे तो पहले पूरे हर चैप्टर्स को आप पूरा पेंसिल से अंडरलाइन करते 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 पढ़ेंगे। और कोई भी आपको नहीं समझ में आता, कोई भी टॉपिक, तो उसको आप सर्कल कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। क्लियर हो गया, ये पहली बार में पूरा तैयारी करना है। सेकेंड, जब आप सेकेंड टाइम पढ़ेंगे बुक्स को तो आप ब्लू पेन का यूज करेंगे। पहले बार क्या बोला हूं, पेंसिल का यूज करना है, फिर ब्लू पेन का यूज करना है। अब ब्लू पेन लेना है, अब ब्लू पेन को अंडरलाइन करना है। क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद जब पूरा सिलेबस हो गया, अब उसके बाद आपको रेड पेन पकड़ना है। अब रेड पेन से पूरा लाइन बाय लाइन आपको अंडरलाइन करते हुए पढ़ाई करते जाना है। क्लियर हुआ। उसके बाद आपको ब्लैक पेन लेना है। ब्लैक पेन का, फिर ब्लैक पेन को पूरा अंडरलाइन करते हुए ब्लैक पेन से पूरे बुक को कंप्लीट करना है। फिर लास्ट में आपको हाइलाइटर, तो हाइलाइटर बहुत सारे आते हैं, ग्रीन हाइलाइटर होता है, रेड कलर का हाइलाइटर होता है, तो जो भी आपको पसंद है उस हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये 5 टाइम्स मैंने बोला है कि आपको 5 टाइम्स पढ़ने की जरूरत है अगर आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए ना। क्लियर है, उस बुक के बारे में अगर आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए ना तो आपको 5 टाइम्स पढ़ने की आप आदत डालिए पूरे होल सिलेबस को। तो क्या होगा, पहली बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए अच्छी क्वालिटी की बुक वही होती है जो फर्स्ट टाइम पढ़ने पर समझ में ना आए। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको भले ही लगे हो कि सर ऐसा कैसा बोल रहे हो आप, तो सही बात बता रहा हूं। अच्छी क्वालिटी बुक का मतलब क्या होता है, जो पहली बार में नहीं समझ में आता। क्लियर है, अच्छी बुक वही होती है जो पहली बार में नहीं समझ में आता है। तो आपको उसको पढ़ना पड़ता है। अगर कोई बुक एक ही बार में समझ में आ गई मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है बुक में। क्लियर है, तो क्या करना है आपको कि सबसे पहले ना आप उस बुक को पहले बार में पढ़ेंगे तो आपको एक अलग नॉलेज मिलेगा। तो उसके बाद सेकेंड बार पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा और अच्छा नॉलेज मिलेगा। मीन जितने बार आप बुक्स को पढ़ेंगे ना उतने बार आप ना उस बुक के डेप्थ नॉलेज को समझ पाएंगे कि ये जो बुक्स है, मतलब जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहा है।
समझ में आ गया? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 टाइम्स पढ़ने की आप आदत डालिए। क्लियर हो गया ये? तो हाउ टू स्टडी का मतलब ये था कि 5 टाइम्स आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है 5th में ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, मतलब हम कितने घंटे पढ़े। देखिए क्या होता है, हर बच्चे का स्टडी टाइम अलग अलग होता है। मैं ये नहीं बोलता कि आपको मॉर्निंग में पढ़ना है या फिर आपको दोपहर में पढ़ना है या आपको इवनिंग में पढ़ना है या आपको रात में पढ़ना है। आप डिसाइड करिए कि आपको किस टाइम में पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि हर बच्चे का बायोलॉजिकल क्लॉक अलग होता है। क्लियर है? मैं जैसे आप मेरे को पूछोगे ना, तो मैं हमेशा रात में पढ़ता था। मैं दिन के समय मेरी माइंड उतना चलता नहीं था, मतलब मेरी रात में पढ़ने की, जब मैं कॉलेज में था, इवन जब मैं स्कूल लाइफ में भी जब था, तो स्कूल के टाइम में भी और कॉलेज के टाइम पर भी मैं हमेशा रात में ही पढ़ता था और रात भर पढ़ता था, मेरा ये हैबिट था। क्लियर है? सो अगर आप मेरे को बोलेंगे तो मैं नाइट स्टडी को प्रीफर करता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा नाइट स्टडी पसंद है कि डे स्टडी पसंद है, ये आपको डिसाइड करना है। क्लियर है? इसमें मैं कोई ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ, अब ये बोलना चाहूंगा कि आपको मिनिमम जो है ना 3 आवर्स पढ़ना है, मिनिमम 3 आवर्स पढ़ना है, वो भी कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना है। क्लियर है? तो अगर क्या बोलते हैं, आपके पास एक बॉटल आप रखिए, बॉटल रखिए, आपको अपनी जगह से नहीं उठना, पानी प्यास लगता है तो आप उसी समय तुरंत पानी पी लीजिए, लेकिन अपने जगह से उठने की कोशिश मत करिए। शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे कई सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर हम बैठ नहीं पाते हैं, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, आप ना सिटिंग हैबिट अपना डेवलप करो। ऐसे ही बैठे रहो चुपचाप, ऐसा चुपचाप। अगर आप पढ़ने का मन भी नहीं करता ना, कोई दिक्कत नहीं है, बात वाली बात नहीं है, बस आप चुपचाप ना वहीं पर ना वैसे बैठे रहिए। क्लियर है? मतलब चेयर टेबल में पहले बैठने की आदत जो है ना 3 घंटा, मतलब देखिए पहले तो आप क्या होगा, स्टार्टिंग में 3 घंटा तो नहीं बैठ पाएंगे। जैसे आपको आधा घंटा बैठना है तो पहले आधा घंटा बैठने की आदत डालिए, फिर 45 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा 15 मिनट, फिर 1.5 घंटा, फिर 1 घंटा 45 मिनट, फिर 2 घंटा, फिर 2:15, फिर 2:30, फिर 2:45, फिर 3, मतलब शॉर्ट मतलब कि ऐसा अपने हैबिट्स को ना बैठने की जो है ना इंक्रीज करिए आप लोग। समझ में आ गया? क्योंकि तुरंत तो 3 घंटा आप नहीं पढ़ पाएंगे, आदत नहीं है आप लोगों की, तो पहले तो आदत जो है ना सुधारिए आप लोग कि 3 घंटा मिनिमम में बोल रहा हूं, तो मिनिमम 3 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एफिशिएंसी बढ़े और आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, तो मिनिमम बिना ब्रेक लिए 3 घंटा पढ़ने की आदत डालिए। क्लियर है? और अकॉर्डिंग टू योर बायोलॉजिकल क्लॉक। समझ में आ गया? अब ये आपको चॉइस करना है, आपको मॉर्निंग में 3 घंटा पढ़ना है कि आफ्टरनून में 3 घंटा पढ़ना है कि क्या बोलते हैं इवनिंग में 3 घंटा पढ़ना है कि रात को 3 घंटा पढ़ना है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किए होंगे, तो आपको स्कूल भी जाएंगे, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जाएंगे, तो आपको देखना है कि कैसे वहां पर आप बैलेंस बना पाते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि अब मुझे आइडिया नहीं है ना भाई आपका स्कूल का क्या टाइमिंग है या फिर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या टाइमिंग है, तो ये तो मैं नहीं बता सकता ना, तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 3 घंटा आप कैसे निकालेंगे, लेकिन 3 घंटा मिनिमम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप 3 घंटे से ज्यादा पढ़ते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ये आप धीरे धीरे जो है ना आप अपना स्टडी टाइम जो है बढ़ाने की कोशिश करिए। क्लियर हो गया? तो ये था ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। उसके बाद नोट्स कैसे बनाया जाता है, हम तो पढ़ लिए चलिए ठीक है, अब नोट्स कैसे बनाना है। तो देखिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप जो है ना 3 टाइप का नोट्स बनाइए। मतलब आप क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, जो भी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो उसके हिसाब से क्या करना है आपको, हर सब्जेक्ट का ना 3 कॉपी बनानी है। और तीनों कॉपी कैसे होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए। तो आप मार्केट में देखिए, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वहां पर कोई स्टेशनरी शॉप में जाइए आप, और अच्छी क्वालिटी की बड़ी लंबी चौड़ी
मोटी कॉपी आप ले लीजिए। 3 कॉपी आप बनाने बोल रहा हूँ। एक जो है जिसमें आप नोट्स बनाएंगे, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें नोट्स बनाएंगे, दूसरा होमवर्क कॉपी बनाएंगे और तीसरा रिवीजन कॉपी बनाएंगे। हर सब्जेक्ट के लिए मैं 3 कॉपी बनाने बोला हूं और कोशिश करेंगे कि आपको उसी कॉपी में, जैसे कि आप ना पूरा सेशन का मतलब जैसे कि अभी चल रहा है हमारा सेशन 2020-2021 सेशन चल रहा है, तो कोशिश ये करेंगे जैसे मैथ्स का आप 3 कॉपी बनाएं, एक नोट्स कॉपी, एक रिवीजन कॉपी बनाएं आप, और एक क्या बनाएं आप, होमवर्क कॉपी बनाएं। तो इस होमवर्क वाले कॉपी में पूरा साल भर चल पाएगा क्या? मतलब कोशिश करें कि सिंगल कॉपी में ही पूरा होमवर्क हो जाए, और एक और जो कॉपी आप लेंगे रिवीजन के लिए, उसी कॉपी में पूरा रिवीजन हो जाए, और एक कॉपी जो आप नोट्स लेंगे वो उस नोट्स में पूरे एंटायर मैथ्स का चैप्टर का हम नोट्स बना सकें, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है? सो अब देखिए नोट्स कैसे बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या बोला, आप जैसे पहली बार पढ़ाई किए तो क्या करना है, जैसे कि आपका ये सपोज कॉपी है, क्लियर है, ये अपना कॉपी है, तो अब क्या करना है, यहां पर आप हमेशा डेट मेंशन करिए, बकायदा डे मेंशन करिए, टाइमिंग मेंशन करिए, कौन सा डेट आप पढ़ाई किए, डे मेंशन करिए, टाइम मेंशन करिए, यहां पर सब्जेक्ट मेंशन करिए, सब्जेक्ट, उसके बाद कौन सा चैप्टर नंबर मेंशन करिए, चैप्टर नेम मेंशन करिए, सिस्टमैटिक, क्लियर है, और टॉपिक वाइज आप नोट्स बनाते जाइए। और जो नोट्स होती है ना, वो कॉपी नहीं होना चाहिए, कॉपी पे, जैसे कि बुक में हम पढ़ते हैं तो एज इट इज आपको उतारना नहीं है। जैसे आपने पढ़ाई किया, जैसे कोई भी टॉपिक आपने पढ़ाई किया, तो उस पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, तो उसको आपको नोट्स बनाना है पॉइंट वाइज, और ज्यादा लंबा भी नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं, मतलब कि पॉइंट वाइज आपको नोट्स बनाना है रोमन फॉर्म में। मतलब इस तरीके से पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो अगर आप ना कॉन्सेप्ट्स को ना पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे ना और नोट्स बनाएंगे ना, तो आपको ना जल्दी समझ में आएगा जब आप दोबारा उस चीज को पढ़ेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? सो आपको कॉपी में हमेशा हर दिन का हिसाब किताब होना चाहिए। हर दिन आपको डेट मेंशन करना है अपने कॉपी में, डे मेंशन करना है, टाइमिंग मेंशन करना है, सब्जेक्ट मेंशन करना है, चैप्टर नंबर मेंशन करना है, चैप्टर नेम मेंशन करना है, और जो भी आप कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का हेडिंग के साथ बकायदा जो नोट्स रहेगा वो पॉइंट वाइज रोमन फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है? अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो वो पेंसिल का यूज करके डायग्राम बनाइए, आप पेन से मत बनाइए। क्लियर है? समझ में आ गया? तो क्या है, इन सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है। क्लियर हो गया? सो नोट्स बनाने का तरीका मैं आपको बता दिया, और बकायदा इंडेक्स मेंशन करिए, पेज नंबर, मतलब जैसे कि जब ये कौन सा कॉपी है, कॉपी नंबर 1 की कॉपी नंबर 2 की कॉपी नंबर 3, तो ऐसा मेंशन करिए। इसको कॉपी नंबर 1 मान लीजिए आप, जैसे कि ये मैथमेटिक्स का कॉपी नंबर 1 है नोट्स बनाने का, तो उसमें बकायदा इंडेक्स में आप फिल करिए कि जो पहला चैप्टर है ना वो कहां से कहां तक है, कौन से पेज से लेकर के कौन से पेज तक है, ताकि आपको जब भी आप रिवीजन मतलब दोबारा जब पढ़ेंगे ना उस नोट्स को, तो जैसे कि आपको चैप्टर 3 में डाउट है तो इंडेक्स निकालें आप, इंडेक्स चैप्टर 3 देखें कौन से पेज से कौन से पेज तक चैप्टर 3 कंटेंट है, आप फटाफट क्या करेंगे, पलटेंगे, तो ये आपका टाइम सेविंग होगा। क्या होगा? टाइम सेविंग होगा। समझ में आ गया? आप लोग क्या करते हो, जैसे कि ऐसा बनाते नहीं हो नोट्स ना, तो ढूंढते रहते हो आप लोग, मतलब कि यार चैप्टर 3 नहीं मिल रहा है, पता नहीं चैप्टर 3 कहां से स्टार्ट होगा, तो क्या करना है, बकायदा इंडेक्स में ना, इंडेक्स में आप हर चैप्टर को मेंशन करिए, और वो चैप्टर किस पेज से लेकर के किस पेज तक है उसको आप मेंशन करिए पूरा। तो जैसे आपको चैप्टर 10 डाउट्स आ रहा है, तो चैप्टर 10 आप इंडेक्स निकालिए, अच्छा ये पेज से लेकर के ये पेज तक, तो फटाफट अगर आपके पास हर कॉपी में पेज मेंशन रहेगा तो आपको चैप्टर 10 ढूंढने में आसानी जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। समझ में आ गया? तो ये होता है नोट्स बनाने का तरीका। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब उसके बाद आप चाहो तो नोट्स जब बनाते हो आप,
तो कलरफुल भी बना सकते हो नोट्स को, मतलब रेड पेन का यूज करके, जैसे मेन हेडिंग को रेड पेन, और उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको ब्लैक पेन से यूज कर सकते हो, और चाहो तो आप ब्लू पेन का यूज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। चाहो तो आप एक ही पेन का यूज कर सकते हो, तो वो आपको चॉइस करना है कि आपको कलरफुल नोट्स बनाना है कि बिना कलरफुल नोट्स बनाना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? तो हाउ टू मेक नोट्स क्लियर हो गया। अब होमवर्क, जैसे कि अब आपने चैप्टर 1, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैथ्स का ही एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर 1 पढ़ाई किया, यहां पर हाउ टू स्टडी चैप्टर 1 पढ़ाई किया। चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट होने के बाद जब उसका आपने नोट्स पूरा रेडी कर लिया, अब क्या करना है आपको? होमवर्क कॉपी निकालना है। होमवर्क कॉपी, नोट्स तो अलग हो गया, नोट्स वाला कॉपी, अब आता है होमवर्क कॉपी। सो होमवर्क कॉपी भी आपको मोटी, बड़ी, लंबी, चौड़ी बोला हूं मैं, उसमें भी सेम इंडेक्स मेंशन करना है कि भाई इंडेक्स मेंशन होना चाहिए। वैसे चैप्टर 1 कौन से पेज से कौन से पेज तक है, डेट, टाइमिंग, सब्जेक्ट नेम, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम उसमें भी मेंशन होना चाहिए। क्लियर, ताकि आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो होमवर्क आपको डेली बेसिस पर करना है, मतलब अगर चैप्टर 1 आपने कंप्लीट कर लिया तो चैप्टर 1 करने के बाद उसमें जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है स्कूल की तरफ से या कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, या फिर जो भी बुक आप सॉल्व करते हैं तो उसके जो पीछे साइड जो दिया रहता है क्वेश्चंस, उसको आप जरूर सॉल्व करिए, ऑनेस्टी के साथ सॉल्व करिए। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, आजकल तो बहुत सारा गाइड अवेलेबल है, रेफरेंस बुक अवेलेबल है, तो फॉर्मेलिटी के लिए क्या करते हैं, रेफरेंस बुक ले लेंगे और पूरा कॉपी पेस्ट कर लेंगे। गलत, ऐसा करके आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट टाइम में ही एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए और अच्छी रैंक आ जाए, तो आपको अपने पर आपको क्या करना, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करना है। सो होमवर्क जो है ना आपको करना ही मतलब करना है, जिसको डीपीपी बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और क्या करना है, क्वेश्चंस को बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करना है, बिना देखे। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आता है तो आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे एट एनी कॉस्ट। आप अपने सब्जेक्ट टीचर को पूछेंगे कि सर ये होमवर्क था, या आपने दिया था, या स्कूल से मिला था, या कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला था। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी टीचर पढ़ाता है उससे आप पूछिए, स्कूल में जो होमवर्क मिलता है तो स्कूल के टीचर्स को आप पूछिए, लेकिन होमवर्क को बिना देखे करने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, उस चैप्टर को अब होमवर्क कंप्लीट हो गया, अब आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है उस चैप्टर का। तो देखिए आजकल मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारी बुक्स जो आती है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स दिलाते हैं तो उनके लिए ये बोर्ड एग्जाम, जैसे क्लास 10 वालों के लिए काम आएगा, ये क्लास 12 वालों के लिए काम आएगा, क्लास 10 वालों के काम आएगा, जो आईआईटी की तैयारी करते हैं उनके लिए काम आएगा, जो नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए काम आएगा, और अगर कोई ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए ये काम आएगा कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है उस पर्टिकुलर चैप्टर का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रायंगल्स की बात करूं, क्लास 10th में ट्रायंगल्स चैप्टर है, तो क्या ट्रायंगल्स चैप्टर का मैंने एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करने के बाद एज ए होमवर्क, अब मेरे को देखना है कि उस ट्रायंगल्स चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स में पिछले 5 साल में मतलब कि लेटेस्ट 5 इयर्स, मतलब जैसे अभी 2020-21 चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि मार्च 2020-21 में कौन सा क्वेश्चंस आए थे ट्रायंगल चैप्टर में, 19-20 में कौन आया था, 18-19 में कौन सा आया था, उसके बाद 17-18 में कौन सा आया था, 16-17 में कौन सा आया था। जो सेशन बोला हूं ना, लेटेस्ट 5 इयर्स के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज उस चैप्टर के आपको सॉल्व करनी है साथ साथ, ये आपको होमवर्क रहेगा। क्लियर है? ताकि आपको एक समझ में आए कि जिस भी एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं उसमें 5 साल का क्या सिनेरियो क्या है, मतलब चाहता क्या है, एग्जामिनेशंस क्या चाहता है। अगर आईआईटी की मैं तैयारी करूं तो आईआईटी मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एनआईटी की तैयारी कर रहा हूं मैं तो एनआईटी मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, अगर मैं एम्स की तैयारी कर रहा हूं तो एम्स मुझसे चाहता क्या है।
इस चैप्टर से उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करके अगर आप तैयारी करेंगे ना, तो आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस मैं बोला हूं सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जब आप नोट्स तैयार कर लिए, होमवर्क आपका हो गया, अब आपको आता है आपको टेस्ट दिलाना है अपने आप को क्या करने के लिए, कि देखने के लिए, एसेस करने के लिए कि वास्तव में मेरी तैयारी कितने लेवल तक हो चुकी है। तो आपको टेस्ट दिलाना है और एनालिसिस करना है। जैसे कि मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करता हूं तो हमेशा मैं वीकली टेस्ट लेता हूं, ये हमारा रूल है। और टेस्ट हर संडे को होता है मेरे यहाँ, मतलब जो भी बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं उनका हर संडे को मैं टेस्ट लेता हूँ, ये कंपलसरी है मेरे यहाँ, ताकि मैं बच्चों को वीकली जज कर सकूं कि उनमें क्या माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है, और उसके हिसाब से फिर अगले वीक हम उनके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि इनको कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या इनकी कमी बेसी है और कैसे उस गैप को फिल करना है। तो ये तो मेरे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है। तो आप देखिए, आप जहां भी पढ़ाई करते हैं क्या वहां पर टेस्ट कैसा होता है, वीकली टेस्ट होता है कि मंथली टेस्ट होता है। तो मेरे हिसाब से ना वीकली टेस्ट या फिर 2 वीक में एक टेस्ट होना जरूरी है, तभी आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि क्या बोलते हैं, मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, मैं जैसा पढ़ाई कर रहा हूं या जैसे पढ़ाई कर रही हूं, क्या उसके हिसाब से मेरे मार्क्स आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, क्या कमी बेसी है। और वो भी ना आपका क्या है, टाइम प्रेशर में होना चाहिए, टाइम प्रेशर में। क्लियर है? देखिए आजकल जो बहुत सारे बच्चों का किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो टाइम प्रेशर में ना क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं, उनको सब आता था, मतलब उनको एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई थी, लेकिन जब एग्जाम में वो बैठे तो जितने घंटे का एग्जाम था, चाहे 3 घंटे का, चाहे 1.5 घंटे का, चाहे 2 घंटे का, उस टाइम पर वो बच्चे रिकॉल नहीं कर पाए, परफॉर्मेंस वहां पर उनका अच्छा नहीं गया। क्लियर है? तो ये मैं बोल रहा हूं कि आपको टाइम प्रेशर, अगर आप इस तरीके से शुरू से ऐसा करेंगे ना, टाइम प्रेशर से अगर आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, एग्जाम दिलाएंगे, मॉक टेस्ट दिलाएंगे, वीकली टेस्ट दिलाएंगे, मंथली टेस्ट दिलाएंगे, ठीक है, हाफ ईयरली टेस्ट दिलाएंगे, जो भी जैसा भी हो, तो उससे क्या होगा ना, आपको विद इन द टाइम आप कैसे एग्जाम दे सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है टेस्ट दिलाना। सो आपको क्या करना है, टेस्ट दिलाना है और एनालिसिस करनी है। जैसे कि मैं क्या करता हूं, बच्चों का टेस्ट लेने के बाद हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ कि भाई ये क्वेश्चन मैंने दिया था तो उसका सॉल्यूशन मेरा कैसा होना चाहिए। क्लियर है? तो मैं अपना एक तरीका बताता हूं बच्चों को सॉल्व करके कि अगर मैं एग्जाम दिलाता तो मैं कैसे अटेम्प्ट करता, ताकि बच्चों को ना एक समझ में आए। देखिए क्या होता है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर 20 बच्चे एग्जाम दिला रहे हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 20 मेथड हो सकता है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग नजरिए सोचता है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मैं बोलता हूं बच्चों को कि आप अपना मेथड यूज करो उस कॉन्सेप्ट में, लेकिन एक बार मेरा भी मेथड देखो कि मेरा अप्रोचिंग क्या है। हो सकता है कि मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो विद इन 1 मिनट का है और आप जो मेथड सॉल्व कर रहे हो सकता है वो 5 मिनट का हो। तो इसीलिए क्या बोल रहा हूं कि मैं बच्चों को अपना तरीका भी बताता हूं कि अगर ये क्वेश्चन रहता है तो उसको मैं कैसे सॉल्व करता। समझ में आ गया? तो टेस्ट का एनालिसिस होना जरूरी है, उससे हमारे माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट पता चलते हैं, जिससे कि हमको आगे कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है उसमें काफी हमको हेल्प मिलता है। समझ में आ गया? और दूसरी बात, जब भी टेस्ट का रिजल्ट आता है तो अपना जो परफॉर्मेंस है ना वो दूसरों के साथ ना कभी भी कंपेयर नहीं करना है आपको। बच्चे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, अरे यार राहुल का कैसे अच्छा मार्क्स आ गया, अरे यार विजय कैसे अच्छा मार्क्स आ गया, मेरा कैसे नहीं आया। उसमें आपको क्या फ्रस्ट्रेशन होगा आपको। क्लियर है? आपको किसी का जो रिजल्ट है उसको ना रेप्लिकेट नहीं करना है, आपको अपना खुद का रिजल्ट बनाना है। मींस आपने को किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमको अपना खुद को सोचना है
कि मेरे अंदर क्या माइनस पॉइंट है और अपने आप को बीट करना है। मींस कल पिछले टेस्ट में मेरा कितने मार्क्स था, आने वाले टेस्ट में उससे मेरा ज्यादा मार्क्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें अपने आप से कंपेयर करना है। अगर आप ऐसा सोचेंगे ना तो आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी एग्जाम में अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करिए। आप यूनिक हैं और आपको अपना देखना है कि आपकी जो ग्रोथ है वो कैसे हो रही है। क्लियर है? तो प्लीज आप अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ नहीं करेंगे। हमको अपना देखना है कि मेरे में क्या माइनस पॉइंट है, उसको कैसे पॉजिटिव बनाना है उस माइनस पॉइंट को, और अगर मेरे पास प्लस पॉइंट है तो उसको कैसे मेंटेन करना है। क्लियर है? तो हमको अपने बारे में सोचना है। तो ये था टेस्ट और एनालिसिस विद टाइम प्रेशर। अब देखिए रिवीजन कैसे किया जाता है। अब देखिए 10 चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर 10 चैप्टर हैं, तो जब आप पहली बार पढ़े 10 चैप्टर, हो सकता है 10 चैप्टर को करने में आपको 10 महीने लगे। क्लियर है? तो जब आप रिवीजन करेंगे तो पूरा रिवीजन नहीं करना है, फिर 10 महीने लगेंगे आपको वापस, मतलब 20 महीने लग जाएंगे आपको। तो वैसा रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन कैसे करते हैं? रिवीजन मतलब जब आप पहली बार पढ़ रहे थे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो जो क्वेश्चन पहली बार आपका नहीं बन रहा था ना पहली टाइम पर, उसी क्वेश्चन को आपको रिवीजन में वापस सॉल्व करना है। क्लियर है? जो कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आते हैं उसका रिवीजन नहीं करना है। जो नहीं आते, जो कॉन्सेप्ट आपका वीक है, उसको रिवीजन करने के लिए बोला हूं। तो रिवीजन की भी कॉपी बड़ी, लंबी, चौड़ी, मोटी होनी चाहिए। उसमें भी इंडेक्स वाइज आपको जो भी चैप्टर आपको रिवीजन करना है तो वो भी आपका इंडेक्स वाइज आपका नोट डाउन होना चाहिए। उसमें भी डेट, टाइमिंग, सब्जेक्ट नेम, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, वो भी पूरा मेंशन होना चाहिए। क्लियर है? तो ये मैं रिवीजन करने के लिए बोला हूं। तो आपको हमेशा चैप्टर एनालिसिस करना है। मींस क्या ये चैप्टर में कितने पॉइंट टॉपिक्स हैं, मतलब जैसे चैप्टर 1 है, सपोज उसमें 10 टॉपिक हैं, तो हो सकता है 10 में से 7 टॉपिक्स आपके अच्छे से क्लियर हैं, तो 7 टॉपिक्स को आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आपको रिमेनिंग जो 3 टॉपिक्स हैं उसको रिवीजन करने की जरूरत है। तो आप जो है ना रिवीजन उनको करेंगे जो आपका वीकर सेक्शन है, तो रिवीजन उसको की जाती है। समझ में आ गया? ये नहीं कि पूरा हर चीज रिवीजन कर रहे हैं, गलत। रिवीजन का मतलब है जिसमें आप वीक हो, जिस टॉपिक पर, जिस चैप्टर में आप वीक हो, और उस चैप्टर के कौन से टॉपिक में आप वीक हो, कौन सा क्वेश्चन में आप वीक हो, उसका रिवीजन करना है। तभी आप पूरे होल सिलेबस को विद इन द टाइम रिवीजन कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा 9वां पॉइंट्स। अब लास्ट, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए बच्चों, ये जो 9 पॉइंट्स मैंने बताया, ये 9 पॉइंट्स पूरे टोटल वेस्ट हो जाएंगे अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है और पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए बेटा, मार्केट में कोई ऐसा मेडिसिन तो आता नहीं है कि मैं दे दूं कि बेटा ये मेडिसिन है कॉन्फिडेंस के लिए, आपको ब्रेकफास्ट में इतना लेना है, फिर उसके बाद लंच के बाद लेना है, फिर उसके बाद डिनर के बाद लेना है। ऐसा तो नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस क्या होती है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि अब कॉन्फिडेंस डेवलप करने का तरीका बता दे रहा हूं। जैसे कि अपने आप को रिवॉर्ड करते जाइए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे बनता है ना, यस यस ऐसा करते रहिए, मतलब अपने आप को ना शाबाशी दीजिए आप, क्योंकि कोई भी यार बाहर का कोई व्यक्ति जो है ना आपके लिए नहीं करेगा, शाबाशी नहीं देगा, आपको खुद शाबाशी देना पड़ेगा। क्लियर है? सो कॉन्फिडेंस खुद डेवलप करनी पड़ती है। अगर मतलब कि टारगेट बनाइए, धीरे टारगेट बनाइए कि आज मेरे को 5 क्वेश्चंस करना है, तो 5 क्वेश्चन हो जाते हैं तो अपने आप को शाबाशी दीजिए। क्या बोलते हैं, कुछ म्यूजिक सुन लीजिए आप लोग, ऐसा म्यूजिक आपको मोटिवेट करे। क्लियर है? तो मतलब क्या होता है कि ये ना डे बाय डे जो है ना डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस ऐसे डेवलप नहीं होता। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको ना डेली बेसिस पर काम करना पड़ता है, अपने आप को रिवॉर्ड करना पड़ता है। क्लियर है? और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है।
देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आएगा, देखो दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। अगर आप मेरे को पूछेंगे ना तो मैं पूरे वर्ल्ड में ना दो टाइप के लोग को डिवाइड करूंगा। एक होता है सुखी राम और एक होता है दुखी राम। दुखी राम क्या होता है कि कुछ भी हो जाए हमेशा दुखी रहेगा, अरे यार मेरा क्वेश्चंस नहीं बन पाया, मेरे से नहीं हो पा रहा। मतलब दुखी राम स्टूडेंट कैसे होंगे कि ना कुछ भी पढ़ता हूँ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा जल्दी। तो ऐसा नहीं करना है आपको हमेशा। देखिए क्या होता है, मैं आपको ना पॉजिटिव कैसे सोचते हैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, क्लियर है, दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी। अब ए क्या करता है, आज रात को पढ़ाई किया मैथ्स का और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वो, और क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उससे। सपोज 2-3 क्वेश्चन नहीं बन पाए, वो नोट डाउन किया क्वेश्चंस को। अगले दिन क्लास में आया मेरी और मुझसे पूछा कि प्रमोद सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाया, और वो गॉड को थैंक बोल रहा है कि थैंक यू गॉड कि ये जो क्वेश्चन है ना आज मेरे से नहीं बन रहे हैं, अगर एग्जाम हॉल में नहीं बनते ना तो दिक्कत हो जाती। मतलब ये क्या सोच रहा है कि चलिए भगवान को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ये क्वेश्चन आज मेरे से नहीं बने, और ताकि मैं ये प्रमोद सर से क्वेश्चन पूछ लूंगा, समझ लूंगा। तो ये हैप्पी है, ये ऐसा सोच रहा है, क्लियर है। और अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आएंगे तो आराम से बना लेगा। अब ये क्या सोच रहा है, जो सेकंड स्टूडेंट है, अरे यार कितना भी पढ़ता हूँ यार समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं भाई, सच में एकदम बनता ही नहीं है, ये मैथ्स किसने बनाया है यार, एकदम सच में एकदम। हाँ, मुझे आत्मा तुझे सताए, ये बच्चों ने ही मतलब कि ना मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म बनाया है, क्लियर है, मुझे आत्मा तुझे सताए। पता नहीं भाई ये आजकल के बच्चे मतलब कैसे कैसे एब्रीविएशंस बनाते हैं। तो मैथ्स तो मैं ये मानता हूँ मेंटल अटैक टू हेल्दी स्टूडेंट्स, मतलब ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैथ्स का फुल फॉर्म क्या है, मेंटल अटैक टू हेल्दी स्टूडेंट्स। सो क्या है कि ये जो हमेशा जो है ना क्वेश्चन नहीं बनता ना तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो क्या है, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई बात नहीं, क्लियर है। आपको ये देखना है कि 10 में से सपोज आपके 2 भी क्वेश्चन बन जाते हैं ना तो आपको हैप्पी होना है, चलो ठीक है यार 2 क्वेश्चन तो बन रहे हैं, बाकी जो 8 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना वो प्रमोद सर से जाकर पूछ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें क्या है। तो यही बोल रहा हूँ बेटा कि आप लोग जो है ना यार हैप्पी रहिए, मतलब जैसा भी हो, जिस सिचुएशन भी हो, खुश रहने का मतलब क्या है कि ना वो लाइए, हैबिट लाइए। तो क्या बोला हूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना लाना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव तरीके से सोचना बहुत जरूरी है, समझ में आ गया। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे ना तो क्या है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो पूरा डाउन होती जाएगी और आप ना एग्जाम हॉल में अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सो कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना बेटा ये ना डे बाय डे मतलब आप कैसे सोचते हैं डेली उस पर डिपेंड करता है, और ये धीरे 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 करके डेवलप होती जाती है, समझ में आ गया। सो उम्मीद करता हूं कि क्या बोलते हैं जितना पॉइंट्स मेरे को समझाना था वो मैंने शायद एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ ऐसा कुछ लगता है आपको जो छूट गई है पॉइंट्स तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिएगा कि सर ये कुछ और पॉइंट्स तो शायद हो सकता है मेरे से छूट गया होगा, तो उसको मैं आने वाले वीडियो में कवर कर लूंगा, क्लियर है। सो लास्ट में क्या करना है आपको, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना अपने अंदर डेवलप करना है और नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, समझ में आ गया। कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप जरूर अपने मम्मी पापा से बात करिए, क्लियर है, डेली बात करिए आप अपने मम्मी पापा से और अपनी दिल की बात जो है ना शेयर करना सीखिए। जैसे कि अगर आप मेरे को पूछेंगे ना तो मेरे पापा जो है ना आज तक मतलब मैं बचपन से लेकर के क्लास 1 से लेकर के पूरे आज तक मैं हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है ना मैं अपने पापा से बात करता हूँ। तो क्या है कि मेरे बीच और मेरे फादर के बीच हमेशा ना एक फ्रेंडशिप डेवलप हुआ है। आज तक वो कभी भी मेरे को ना रोक टोक नहीं किए, मेरे को हमेशा फ्रीडम मिला है और उस फ्रीडम को मैंने नाजायज फायदा कभी नहीं उठाया है। मीन्स हमेशा ट्रस्ट बनी हुई है और कुछ भी मेरे अंदर प्रॉब्लम्स आती है ना तो हमेशा मैं फोन लगाता हूँ अपने पापा को कि पापा मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो अपन बात करते हैं और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है। सो मेरे प्यारे बच्चों आपको जो भी प्रॉब्लम्स आता है तो उस प्रॉब्लम्स को आपको दबा करके नहीं रखना है,
प्रॉब्लम्स को आप अपनी मम्मी के साथ शेयर करिए, प्रॉब्लम्स को आप अपने पापा के साथ शेयर करिए, प्रॉब्लम्स को आप अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ शेयर करिए, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। और आप लोग बिल्कुल भी दुखी मत हो, हमेशा मुस्कुराइए, मतलब स्माइलिंग आपके फेस में होना चाहिए, क्लियर है। और मतलब कि ना चीजों, देखो कोई भी जो होता है ना वर्क, उसके दो एक्सपेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी होता है और नेगेटिव एक्सपेक्ट भी होता है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव चीज के बारे में सोचना है, क्लियर है, समझ में आ गया। सो कॉन्फिडेंस आप डेवलप करिए और पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसकी कोई मेडिसिन नहीं आती, अगर मेडिसिन आती ना तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कांटेक्ट करता कि बच्चों मार्केट में मेडिसिन आ चुकी है, ये लीजिए, इतना आता है और ऐसे आपको लेना है, क्लियर है। सो जोक्स अपार्ट, सो क्या बोलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तभी आप ये 9 पॉइंट्स आपके लिए पूरा वर्क करेंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जो बात है आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। सो लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको हैप्पी रहिए, मोटिवेटेड रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है आपको तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं जरूर जो भी हेल्प हो सकता है, जो भी सपोर्ट हो सकता है, मैं बिल्कुल आपके लिए करूंगा, क्लियर है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी भी हम कुछ ऐसा वीडियो अपलोड करें किसी भी एग्जाम के बारे में, किसी चैप्टर्स के बारे में, क्लियर है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमसे कनेक्टेड रहे, क्लियर है। सो लास्ट में ही बोलना चाहूंगा, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, खूब मन लगा कर पढ़ाई करिए, हेल्दी रहिए और हैप्पी रहिए। लास्ट में जय हिंद, जय भारत।